नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित और आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे के ऊपर है जिसने पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया था। इसने एक दो नहीं बल्कि एक एक करके 18 हत्याएं कर। वो इतना खतरनाक दरिंदा था कि सरकटी लाश को तिहाड़ जेल के आगे फेंक दिया करता था और पुलिस को खुली चुनौती देता था कि दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। हम बात कर रहे हैं द बूचर ऑफ दिल्ली के कुख्यात साइको किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 18 हत्याएं करी है। दो बर्बर हत्याकांड में बड़ी सजा पा चुके दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा के एक और जुर्म का आज हिसाब होना है। ये न सिर्फ मर्डर करता था बल्कि लाश के टुकड़े करके एशिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल के अलग अलग गेट के पास फेंक देता था और उसके साथ छोड़ देता था पुलिस के लिए एक मैसेज जिसमें लिखा होता था, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तुम्हारा बाप हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत को रोहिणी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। चंद्रकांत पर कई लोगों की हत्या करके शवों को तिहाड़ जेल के सामने फेंकने का सनसनीखेज आरोप। सुबह सुबह 20 अक्टूबर 2006 को पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। जब पुलिस ने कॉल को अटेंड करा था, सामने से फोन करने वाले ने यह बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लाश रखी। ओए ठुल्ले, तुम्हारे 2 लड़के लगा रखे हैं तुमने और वो साले कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। जब हरिनगर के थाने में ये बात पता लगी तो पुलिस वाले आमने फामने में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास पहुंचे। वहां पे एक टोकरी रखा था बंधा हुआ। उस टोकरी में एक लाश थी जिसका सर नहीं था और उस टोकरी में एक चिट्ठी भी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस को बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां लिखा हुआ था और उस चिट्ठी में हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए ये चैलेंज किया गया था, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इस घटना का ठीक 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में फिर ये घटना दोबारा हुई। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास फिर एक और लाश मिली। उस लाश को भी टोकरी में बांध के रखा गया था और उस लाश का भी सर नहीं था। इसके साथ साथ उस लाश के हाथ और पैर भी नहीं थे, सिर्फ धड़ था। जब ये घटना पहली बार हुई थी तो पुलिस वालों ने छानबीन करा लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन जब दोबारा ये घटना हुई तो पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार अप्रैल का महीना में गुजर गया और पुलिस के छानबीन में कुछ खास निकल के सामने नहीं आया। फिर आया मई का महीना। मई के महीने में फिर एक और लाश मिली, वो भी तिहाड़ जेल के बाहर गेट नंबर 3 के पास। बिल्कुल उस लाश को बिल्कुल वैसी टोकरी में बांध के रखा गया था जैसे कि पहले 2 लाशों को रखा गया था। बिल्कुल पैटर्न सेम था और इस बार टोकरी में फिर एक चिट्ठी थी। सभी चिट्ठियां हिंदी में लिखी हुई थी और उन चिट्ठियों में दिल्ली पुलिस को काफी गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। लेकिन इस बार चिट्ठी में कुछ अलग तरीके से लिखा था। इस चिट्ठी के अंत में लिखा था, दिल्ली पुलिस का जीजा या दिल्ली पुलिस का बाप। चिट्ठी लिखने वाले के तौर पर नाम दर्ज होता था सीसा। यानी कि वो खुल्लम खुल्ला लिखता था कि मैं दिल्ली पुलिस का जीजा भी और दिल्ली पुलिस का बाप भी हूँ, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। दोस्तों, वैसे तिहाड़ जेल को अपने देश का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन उससे गेट के आगे सरकटी लाश का मिलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक के बाद एक सरकटी लाश मिलना, चिट्ठियां मिलना, थाने में फोन की घंटी बजना, इससे साबित हो गया कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं है बल्कि ये कोई बहुत ही बड़ा अपराधी है जो दिल्ली पुलिस को खुलेआम चुनौतियां दे रहा है। उस समय की इस केस की जांच कर रहे थे एसीपी सुंदर सिंह यादव। उस समय की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करता था और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि लाश को सर काट कर फेंक दिया करता था जिससे लाश की पहचान नहीं हो पाता था कि ये किसकी लाश है। किसी मृतक की जाने वाले की इसकी हत्या क्यों की, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का जांच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जब ये चिट्ठी का सिलसिला जारी हुआ था तो एक चिट्ठी दिल्ली पुलिस से लीक होकर मीडिया तक पहुंच गया था। अब मीडिया भी इस केस के पीछे काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। एक रिपोर्टर अमित कुमार झा ने बताया था, उस समय के पॉल पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, लेकिन यह केस उतना ज्यादा आसान नहीं था। उन्होंने कहा था कि इस केस को सुलझाने के लिए जो लाश मिलती थी वो लाश का सर नहीं होता था, जिस वजह से उस लाश की पहचान नहीं हो पाती थी। और केस को सुलझाने के लिए किसका लाश है, इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से खून किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन जब लाश की पहचान ही नहीं हो पाती थी तो ये केस सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। फाइनली सुंदर सिंह यादव ने इस साइको किलर को दिल्ली के एक इलाके से 2007 में गिरफ्तार कर लिया। यह साइको किलर अब दिल्ली पुलिस के कब्जे में आ चुका था। जब ये दिल्ली पुलिस के हत्थे आया तो इसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे मारना पीटना मत, मैंने जो भी गुनाह किए हैं, मैंने जितने भी खून किए हैं वो सब मैं कबूल कर लूंगा। और जब वो चिट्ठी में गालियां लिखता था उसने कहा कि चलो मैं हार मान गया, तुम मुझे पकड़ लिया, तुम जीते मैं हारा। गिरफ्तार होने के साथ ही उसने ये बात भूली। जब ये गिरफ्तार होकर कोर्ट गया तो कोर्ट ने इस पे 3 से 4 मुकदमे चलाए, वो भी मर्डर केस के, जिसमें इसको फांसी की सजा सुनाई गई। इस फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया, लेकिन यह दरिंदा सजा कटना नहीं चाहता था। अक्टूबर 2023 में चंद्रकांत झा, जो कि साइको किलर था, उसने कोर्ट में अपील करा कि मुझे पेरोल चाहिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है।
हालांकि ये जो चंद्रकांता झा है इसने 2 शादियां करी थी। पहली बीवी से एक भी बच्चा नहीं हुआ और दूसरी बीवी से 5 बेटियां हुई। उसने पहली बीवी को केवल 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया था। यह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। यह बिहार के मधेपुरा घुसोई गांव का रहने वाला था। वहां भी इस बंदे ने कई सारी हत्याएं करी थी, लेकिन वो हत्या साबित नहीं हो पाया। हालांकि यह 2007 में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन इसको सजा 2023 में सुनाया गया था। 2023 में इसको फांसी की सजा से बदलकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चंद्रकांता झा दिल्ली में साप्ताहिक बाजार में फेरी लगाने का काम किया करता था। वहां पे लोकल लोगों से दोस्ती करता था, जैसे कि प्रवासी लोग आ गए, यूपी बिहार से जो काम करने आते थे उन लोगों से अच्छी तरह से दोस्ती करता है। वो बाहर से आने वाले लोगों को छोटी मोटी जॉब दिलवा देता, उनसे बातचीत करता और अच्छे से घुल मिल जाया करता था। फिर ये बंदा उनसे छोटी मोटी बातों पर झगड़ा कर लेता, छोटी छोटी बातों पर तू मैं कर लेता, उनका मर्डर कर। मतलब ये ऐसा हो चुका था, इसको खून करने का बस एक बहाना चाहिए था, वो चाहे कैसे भी मिल जाए। जैसे कि पहला मर्डर क्या था, वर्ष 1998 में दिल्ली का एक इलाका है आदर्श नगर। आदर्श नगर के इलाके में मंगला नाम का बंदा रहता था, जिसको औरंगजेब के नाम से जाना जाता था। उसको निपटा दिया और सब के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिया करता था। और इसकी खास बात एक ये थी कि जितने भी मर्डर करता था उनके लाश को जो सर होता था, सर को काट कर यमुना नदी में फेंक दिया करता था। मतलब पहले खून करता, फिर इसके सर को काट देता ताकि लाश को पहचानना हो सके और सर को इकट्ठा करके यमुना नदी में फेंका था। फिर 2003 में एक शेखर नाम का बंदा था, वो शराबी था। वो शराब पी के इससे झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने के लिए इसकी हत्या कर दी। उमेश, गुड्डू, अमित, उपेंद्र, दिलीप और वोडाफोन, इन 7 लोगों को तौर तरीके पसंद नहीं आए उसके, इसलिए उसको मर्डर कर दिया। और हर बार का एक ही तरीका था, हत्या करके उनके सब के टुकड़े को तिहाड़ जेल के आगे फेंकाना। और जैसे मानो कि पुलिस के मुंह पे ये तमाचा मार रहा खुलेआम। लेकिन ये दरिंदा एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन 2023 से फिर पेरोल लेके भाग गया। इस कहानी में हमें लूप होल भी ये नजर आता है कि कैसे उसको फांसी के सजा से उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। और यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसको पेरोल पे भी छोड़ दिया गया। देखिए उस चंद्रकांता झा जो साइको किलर था, पेरोल में क्या कहा। कोर्ट ने कहा था कि जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा। पेरोल की अर्जी दाखिल करते हुए झा ने कहा था, मेरी 5 बेटियां हैं और मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और परिवार के साथ सामाजिक संबंध दोबारा से सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पेरोल पे 90 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। उसने कोर्ट में दलील की कि वो परिवार का अकेला पुरुष है और उसकी बड़ी बेटी की शादी करना उसी की जिम्मेदारी है। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि तुम 25,000 बॉन्ड के रूप में जमा करके जाओ, जमानत बॉन्ड के तौर पे 25,000 जमा करके तुम जा सकते हो 90 दिनों का पेरोल पे। पुलिस इसके पीछे पड़ गई, पुलिस ढूंढ रही, लेकिन ये मिल नहीं रहा। आखिरकार पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 रुपए के इनाम रखा। 25,000 देके वो पेरोल से छोड़ा और पुलिस वालों ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा। लेकिन संजय सिंह के अगुवाई में इस साइको किलर को पकड़ने में फिर एक बार कामयाबी मिल गई। इसको पुरानी दिल्ली से एक बार फिर दबोच लिया गया। यह पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भागने के फिराक से गया था कि ट्रेन पकड़ के बिहार भाग जाऊंगा अपने गाँव। लेकिन उससे पहले ये पुलिस के हत्या चढ़ चुका था। मतलब इसका किरदार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसको लेकर 2022 में नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। तो दोस्तों ये मेरा पहला फेस रिव्यू वीडियो था। मैं कहानी को कैसे एक्सप्लेन करा, आई थिंक मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शायद मेरा पहला वीडियो है। कुछ त्रुटि रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट